बच्चों सबसे पहले वही एज यूजुअल होमवर्क वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों कहीं इसका पेन दिखाई दे रहा है तुम्हें? सर ले गए होंगे। उसका पेन कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों उसमें बच्चों मुझे बताओ। फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो आराम से। फर्स्ट एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। पंखा भी बंद हो गया क्या? चला देता हूँ। कौन से चालू होता है बता? इससे ठीक है। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक। सेकंड एक्सरसाइज बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, और कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, तो बच्चों सेकंड एक्सरसाइज में पहले मैं थर्ड डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, थर्ड बच्चों देखो, इसमें तुम्हें ये दिया है ए वायर इज बेंड इनटू द स्ट्रक्चर एज शोन एंड प्लेस्ड ऑन टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर एंड टू स्ट्रेट पार्ट ऑफ लेंथ पाई आर। ठीक है, अब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों निकालना है। तो मेनली बच्चों हाइट से मतलब है तो हम केवल हाइट पे फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों अपने पास चार ऑब्जेक्ट है, टोटल चार ऑब्जेक्ट है। एक इस तरह की दो ऐसी लाइंस हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। और दो इस तरह के हैं, इन दोनों को भी एक साथ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझो, इन दोनों लाइन की लेंथ देखोगे तो 2r 2r, तो टोटल लेंथ 4r। तो एक बच्चों मैंने इसे मान लिया, तो इसकी लेंथ अपने पास हो गई 4r, तो इसका मास 4r इंटू लैम्डा। अब ये जमीन पे लेटा हुआ है तो इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब जो दो अपने पास ये वाले वायर है पाई आर, तो टोटल मिला के लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर इंटू लैम्डा। इसका मास हो गया, दोनों का मिला के एक साथ लिख रहा हूं। अब इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट अपने पास ये आ गया। एक बार चेक करो, तो दो जो वायर थे उनको एक साथ मान लिया तो 4r, दो आधे सर्कल थे उनको एक साथ मान लिया ये। अब मैं m1 y1 m2 y2 लगा देता हूं, तो m1 y1 मान लो 4r लैम्डा इंटू 0, m2 2 पाई आर लैम्डा इंटू 2r बाई पाई अपॉन टोटल मास, तो 4r लैम्डा 2 पाई आर लैम्डा। अब बस चेक कर लोगे, मेरे हिसाब से आ जाएगा। ठीक है ना, देख लेना वो आ जाएगा। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो। ठीक है ना ये? ठीक बच्चों, बताओ सेकंड एक्सरसाइज में अभी कोई और दिक्कत? चले आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बताओ 4a, इसमें अगर मैंने कुछ दिया हो उसमें कोई डाउट? 4a उसमें कहीं कोई डाउट? ओके 4b उसमें कुछ भी मैंने दिया हो उसमें कहीं कोई डाउट हो? ओके तो बच्चों लास्ट टर्म पे जो भी मैंने होमवर्क दिया अभी उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? चलें बच्चों आगे। तो बच्चों लास्ट टर्म पे हमने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अब बच्चों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हेडिंग बच्चों इस तरह से लिख लो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों इसे हटा देता हूं, ठीक है, ओके। अब बच्चों समझो, मोशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन, तो पोजीशन बच्चों हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन टोटल मास। ये बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई डाउट? तो पोजीशन ये आ गई। इसके बाद बच्चों अपने पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों सेम फॉर्मेट में डेल्टा आर सी एम अगर मैं लिखूंगा तो m1 डेल्टा r1 m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये समझ गए बच्चों? अब बच्चों पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर डिफरेंशिएट करोगे तो dRCM by dt यानी कि VCM, यहाँ dR1 by dt यानी कि V1 V2। सेम फॉर्मेट में बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा VCM, M1 V1 M2 V2 M1 प्लस M2। बच्चों एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये है वेलोसिटी VCM। जैसे ये मान लो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है बच्चों। अब सेम बच्चों अगर हमें एक्सेलरेशन लिखना हो तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो बच्चों ACM अगर मैं लिखता हूं तो अगेन M1 A1 M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2 ये आ जाएगा, ठीक। अब बच्चों अगर मैं मोमेंटम लिखता हूं, मोमेंटम, तो बच्चों देखो इस पूरे को यहां भेज दो तो टोटल मास इंटू VCM, टोटल मास इंटू VCM वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। टोटल मास इंटू VCM क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। और इधर M1 V1 फर्स्ट का मोमेंटम, सेकंड का मोमेंटम, थर्ड का मोमेंटम। तो बच्चों PCM अगर मैं लिखता हूं तो वो P1 प्लस P2 प्लस उस तरह से। तो याद रहे बच्चों इसमें वो फॉर्मेट नहीं है M1 P1 M2 P2, वो अलग। तो मोमेंटम बच्चों अपने पास क्या आ गया? P1 प्लस P2 प्लस इस तरह से, ठीक है बच्चों।
अब ऐसे बच्चों अगर मैं फोर्स लिखता हूं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स बच्चों इसको यहां भेज दो, तो टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स, फर्स्ट का फोर्स सेकंड का फोर्स, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो F1 प्लस F2 ये आ जाए। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि पुराने जो फॉर्मूले थे, मान लो 3 ये 4, तो 4 नंबर तक एक ही फॉर्मेट है, M1 R1 M2 R2, M1 V1 M2 V2, M1 A1 M2 A2, सारे फॉर्मेट एक ही, लेकिन नीचे के दो अपने डिफरेंट है। मोमेंटम और फोर्स सेम फॉर्मेट के हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखना है तो P1 प्लस P2 प्लस P3, उसमें M1 P1 M2 P2 नहीं है। फोर्स में देखोगे तो M1 F1 M2 F2 नहीं है। बोलो बच्चों यहां तक कहीं कोई दिक्कत? चले बच्चों आगे। अब बच्चों समझो जैसे आपने V इक्वल टू यू प्लस सी टी पढ़ा है, वो सारी चीजें सेंटर ऑफ मास पे भी एप्लीकेबल है। VCM इक्वल टू UCM प्लस ACM इंटू टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो। प्रोजेक्टाइल जैसे आपने पढ़ा है वो फॉर्मूले सेंटर ऑफ मास पे भी लगा सकते हो। सर्कुलर पढ़ा है सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हो। तो जो भी आपने फॉर्मूले पहले पढ़ रखे हैं वो सब आप सेंटर ऑफ मास पे भी लगा सकते हो। क्लियर? तो आगे बच्चों नोट करके एक पॉइंट लिख लो, all formulae of kinematics, all formulae of kinematics, comma circular, comma work power energy, NLM are applicable for center of mass. All formulae of kinematics, circular motion, work power energy, NLM applicable for center of mass. तो बच्चों जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले बच्चों हम यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों हम इस पे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, वो बच्चों देखो। मान लो बच्चों ये सिचुएशन है, 2 kg 3 kg। बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें लिख लो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम। तो बच्चों इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना, कर लो एक बार। सॉरी, सॉरी। पॉइंट देखते हैं, मुझे नहीं पता। और कोई 0.4 डाउनवर्ड देखते हैं। और कोई 2 डाउनवर्ड्स देखते हैं। 2 डाउनवर्ड्स देखते हैं। और चलो अब बच्चों देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इधर 3G इधर 2G, तो ऑब्वियस सी बात है इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये चलाएगा, ये रोकेगा। तो
तो एक्सीलरेशन चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास। तो बच्चों 2 एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कितना आया 2। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिख रहा हूं, तो लेट से बच्चों मैंने इसे प्लस माना, इसे माइनस। तो ACM अगर मैं लिखूंगा तो मान लो ये फर्स्ट है, तो 3 इंटू माइनस 2, 2 इंटू प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2। तो बच्चों -6 प्लस 4 अपॉन 5, तो -2 अपॉन 5 कितना आएगा ये 0.4, तो माइनस का 0.4। तो करेक्ट आंसर बच्चों ये हो जाएगा। माइनस ये बता रहा है डाउनवर्ड। तो बच्चों अब ये समझो 2 एक्सीलरेशन कैसे आता है। आप इसमें साइन इंक्लूड नहीं करोगे, साइन इंक्लूड नहीं करोगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 2, जो कि गलत होगा। अब ACM जब हम लिखेंगे तो बच्चों विद साइन या वेक्टर फॉर्मेट में यूज करेंगे, तो उस हिसाब से बच्चों एक्सीलरेशन ये आएगा। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? कर लो फटाफट, फिर देखते हैं। समझ गए ना बच्चों? ठीक। वापस बच्चों देखो, मान लो ये सिचुएशन, बच्चों ये 1 kg 37 53, ठीक है ना, 37 53। इसे ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक, 53 37 1 kg 1 kg। पिछला क्वेश्चन बच्चों क्लियर है ना? माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड 0.4। इसमें बच्चों लिख लो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम। जस्ट एक सेकेंड। हाँ अब बोलो। बोलो बच्चों क्या आ जाना चाहिए? मैग्नीट्यूड वाइज दे दो, कोई नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज आंसर देना है, ठीक है? बोलो बच्चों, हो गया आदित्य? बोलो क्या रहा है? बोलो। चलो बच्चों, अगर सही मेथड से करोगे तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो बच्चों, इधर लगेगा 1g साइन 53 यानी कि 8, 1g साइन 37 यानी कि 6। तो ऑब्वियस सी बात है इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो एक्सीलरेशन चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन 1 + 1 1। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई डाउट? अब बच्चों अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिखता हूं
ACM, तो ACM बच्चों M1 A1 M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2, तो A1 प्लस A2 बाई 2। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये? अब बच्चों मुझे ये बताओ पहले का एक्सीलरेशन किस तरफ है? मान लो पहला वो वाला है उधर, इसका एक्सीलरेशन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो दो इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों ये इधर 1, ये इधर 1, ये A1 ये A2, दोनों 1 1 है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन सिंपली मैं लिख सकता हूँ √2/2 यानी कि 1/√। बच्चों दोनों का एक्सीलरेशन 1 1 आया, दोनों 90 डिग्री पे है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? √2। बोलो बच्चों कहीं कोई तकलीफ लग रही? समझ पाए ना बच्चों? ठीक, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखो, ये अरेंजमेंट है, एक टावर से तुमने M1 मास को फेंक दिया, M2 मास को फेंक दिया। बच्चों टावर से तुमने M1 मास को फेंक दिया, M2 मास को फेंक दिया, तो जब ये हवा में है, जब ये हवा में है, तब बच्चों तुम्हें इनका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना। कर लो बच्चों, M1 M2 दो पार्टिकल है, दोनों को तुमने हवा में ऐसे फेंक दिया, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बच्चों लिखना है। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? सही है। तो बच्चों ACM अगर मैं लिखता हूं ACM, तो सिंपल सा है, M1 पहले का G, M2 दूसरे का G अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों G कॉमन ले लो तो फाइनल आंसर G डाउनवर्ड। तो बच्चों दोनों के एक्सीलरेशन हवा में G होंगे, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? G। बच्चों बताओ हमने अभी, हाँ बोलो, हाँ सिद्धार्थ कुछ पूछ रहे हो? क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। बच्चों मुझे बताओ हमने अभी ये 3 क्वेश्चन किए, इनमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ना तुम्हें? ठीक है। बच्चों देखो हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, अगर वो हमसे पूछता है कि 3 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, v = u + ct, डिस्प्लेसमेंट बताओ ut + ½ at², हम कर सकते हैं। तो एक बार अगर अपने पास एक्सीलरेशन आ गया, वो हमसे बोलता है कि 3 सेकंड में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो तीनों में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, v = u + ct लगा सकते हैं। तीनों में डिस्प्लेसमेंट पूछता है, ut + ½ at² लगा के कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद करो, वो हमसे क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो वो कहानी बच्चों सेंटर ऑफ मास पे भी एप्लीकेबल है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास का मोशन अफेक्ट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास का मोशन अफेक्ट नहीं होगा। दूसरे वे में हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्सेस मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो नोट करके बच्चों एक पॉइंट आप लिख लो, नोट करके बच्चों एक पॉइंट आप लिख लो, इंटरनल फोर्सेस नेवर अफेक्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेस नेवर अफेक्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों उस पे अगर हम एग्जांपल देखें तो बच्चों समझो, मान लो बच्चों ये कैपिटल M यहां स्मूथ है, ये स्मॉल m
यहां मान लो रफ है, मान लो मैंने इस पे F फोर्स लगा दी, इस पे F फोर्स लगा दी, ठीक है बच्चों। फाइंड ACM, मतलब दो ब्लॉक सिस्टम का शॉर्ट में लिख दिया। बोलो बच्चों क्या हो जाना चाहिए? सही है, बोलो सही है बच्चों। देखो समझना, इन दो के लिए हमें निकालना, तो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे। तो mg नॉर्मल वो तो बैलेंस है, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये फ्रिक्शन भी इनके बीच में लग रहा है, बट वो इंटरनल फोर्स है, बट वो उन दोनों के इंटरनल फोर्स है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। समझ के बच्चों? तो अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिखता हूं, तो वो अपने पास सिंपली हो जाएगा F अपॉन फोर्स अपॉन टोटल मास, खत्म। बीच में उनके क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? बच्चों बताओ, अगर रफ की जगह स्मूथ होता तब आंसर क्या होता? तब भी सेम आंसर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों मान लो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में पूछता हूँ, ग्राउंड फ्रेम में बच्चों पहले आराम से चलते हैं, बताओ ये वाली चीज समझ पाए ना, F अपॉन m प्लस एम, ठीक है बच्चों। वापस से आंसर दो, अगर स्मूथ सरफेस है तब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यही होता है, ठीक है बच्चों। मान लो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में पूछता स्मूथ सरफेस के केस में, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होता? 0, नीचे वाले का F बाई एम। मान लो ये आगे चलता चला गया, वो गिर गया, फिर अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछता हूं तब क्या होगा? तब भी यही आंसर आ जाएगा, चेक करना यही आंसर है। मान लो चलते चलते वो गिर गया, फिर भी कैलकुलेट करोगे तो भी यही आंसर है। समझ गए ना बच्चों? खैर ये समझ पाए ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, इससे मैं हटा रहा हूं, ठीक। मान लो बच्चों ये अरेंजमेंट है, ये M1 M2 ये F। अब बच्चों बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ये K, स्मूथ सरफेस। बोलो बच्चों अब क्या हो जाना चाहिए? बच्चों जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बच्चों सिंपली क्या हो जाएगा? बोलो कहीं कोई दिक्कत हो? समझ गए ना बच्चों? ठीक, ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों वापस मुझे बताओ, ये क्लियर है? इनमें बच्चों हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछता है हम निकाल सकते हैं। क्लियर ना बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब वापस बच्चों इसमें फिर आप देखो, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें आप देखो, बच्चों जैसे ये मान लो एक रॉड है, एक स्मूथ सरफेस पे रखी है, स्मूथ सरफेस पे रखी है, ठीक है। ये मान लो बच्चों इसका पॉइंट कुछ ए बोल दिया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। और ये मान लो बच्चों ग्राउंड पे पॉइंट एक जी है, ये ग्राउंड पे पॉइंट जी है, ठीक है बच्चों। रॉड की लेंथ बोल दी एल है, रॉड की लेंथ क्या है? एल, ठीक है ओके। अब बच्चों जैसे समझो, जैसे ये रॉड मान लो एकदम स्मूथ सरफेस पे ऐसे टिका के रख दी,
हल्की सी डिस्टर्ब कर दी तो यूं गिरेगी। तो अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास if rod is disturbed slightly and release. Find path of center of mass if rod is disturbed slightly and release. देखते हैं और बोलो बच्चों क्या पाथ होना चाहिए? क्वार्टर सर्कल। और कोई आंसर? तो बच्चों समझो क्वार्टर सर्कल आंसर गलत है। अब वापस सोचो, वो भी गलत है। और सोचो बोलो क्यों? देखते हैं ग्राउंड से बी का डिस्टेंस वो बोलना सही नहीं होगा, बताता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ। ओके कोई भी और? ओके बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ। पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ये सरफेस स्मूथ है तो बच्चों अब अगर मैं सिचुएशन देखता हूँ, सिचुएशन अगर बच्चों में देखूं इस पे mg इधर लग रहा है, नॉर्मल स्मूथ सरफेस है तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग सकता है, किसी और डायरेक्शन में लग ही नहीं सकता। तो नॉर्मल हर हालत में ऐसे ही लगेगा। तो बच्चों mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स तुम्हें दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स है? नहीं। तो अब हॉरिजॉन्टल में अगर फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा। तो इस केस में बच्चों होगा क्या, जैसे मान लो ये रॉड है, इस पे रखी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो वो ऐसे फिसलते हुए गिरेगी। जैसे मान लो अभी अंगूठे पे इसका ये वाला पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे फिसलते हुए गिरेगा कि बिल्कुल अंगूठे पे आके ही गिरेगा। तो ये हिस्सा पीछे खिसकता चला जाएगा, ये यहीं आके गिरेगा। समझ गए ना बच्चों? ये इस तरह से फिसलते हुए यूं गिरेगा कि सेंटर ऑफ मास को इसी पॉइंट पे गिरना पड़ेगा। किस पॉइंट पे? जी पॉइंट पे। तो अब केवल वर्टिकल में फोर्स लग सकता है तो उसका पाथ हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो आंसर बच्चों हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना? और बच्चों गिरने के बाद की सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, गिरने के बाद की सिचुएशन बच्चों अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह की होगी कि बच्चों जो ये ए पॉइंट अगर मान लो यहां डिस्टर्ब कर दिया तो ए पॉइंट बच्चों कुछ यहां आ जाएगा, सी पॉइंट मान लो यहां आ जाएगा और बी पॉइंट यहां आ जाएगा। इस तरह से बच्चों गिरनी चाहिए। समझ गए बच्चों? इसी में बच्चों अगर मैं बोल देता कि सफिशिएंट रफ है, काफी ज्यादा रफ है कि ये मूव नहीं कर पाता, अगर मान लो ये काफी रफ है तो फिर ये पॉइंट मूव नहीं कर पाता, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हमेशा L/2 रहती तो क्वार्टर सर्कल बन जाता। तो क्या बन जाता? क्वार्टर सर्कल। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो बच्चों आप मुझे वापस बताओ, अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो पाथ क्या हो गया? मान लो बहुत ज्यादा रफ है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है तो पाथ क्वार्टर सर्कल। अब मैं पूछता हूं कि मान लो उतना ज्यादा रफ नहीं है और स्मूथ भी नहीं है, कुछ बीच वाली सिचुएशन है, तब तो बच्चों से पैराबोला नहीं बोल सकते, वो हाइपरबोला भी नहीं बोल सकते। समझो वो कर्व होगा बस, म्यू पे भी नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होगा,
सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहेगी। इस पर नॉर्मल भी लगेगा, mg भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, और चीज़ें थीटा पे डिपेंड भी करेंगी, चीज़ें थीटा पे भी डिपेंड करेंगी। तो उस वजह से क्या है कि वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल एक्सीलरेशन आ जाएंगे। तो पैराबोला हम तब बोल सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं हम कुछ कह ही नहीं सकते, इवन नहीं होगा, तो उस केस में पाथ कर्व होगा। अब कर्व इनफाइनाइट तरीके के हो सकते हैं, हम पैराबोला उसको नाम नहीं दे सकते, बस कर्व बोल सकते हैं, बट पैराबोला नाम नहीं दे सकते। अब देखने में आपको लगेगा कि भाई ऐसा है तो पैराबोला जैसा दिख रहा है, तो सारे कर्व एक जैसे ही दिखते हैं, उस तरह से हम नहीं बोल सकते। समझ गए ना बच्चों? यहां तक अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, इस पैटर्न के क्वेश्चंस क्लियर है? इसमें अभी कोई कंफ्यूजन? आगे चले बच्चों? ठीक है। अब वापस बच्चों हम समझते हैं, इससे मैं हटा रहा हूं। ठीक, देखो अभी अभी बच्चों मैंने आपको एक लाइन बोली कि इंटरनल फोर्सेस नेवर अफेक्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों जैसे मान लो ये मोबाइल रखा है, ठीक है, जस्ट मान लो जैसे ये एक बोतल है, ठीक है ना, इसको अगर मैं छोड़ता हूँ, मोबाइल के जस्ट ऊपर से छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ूंगा तो ये किस पाथ को फॉलो करते हुए गिरेगी? कहाँ पे गिरेगी? फोन पे। क्लियर है? अब मैं पूछता हूँ, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ बताओ क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों वापस समझना, देखो जैसे ये पार्टिकल है, m मास, इसको मैंने छोड़ दिया, मैं पूछता हूं सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, लेट से ये 10 किलो का है, मैंने छोड़ा, ये 5-5 किलो के दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा इधर गया, एक हिस्सा इधर गया, तो मैंने छोड़ा, ये एक्सप्लोड करके दो हिस्सों में टूट गया, दोनों हिस्से इधर उधर चले गए। अब बताओ इसका पाथ सेंटर ऑफ मास का क्या होना चाहिए? क्यों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए? ठीक है, सही है। और बच्चों समझो, जो एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन जो हुआ है वो किस फोर्स की वजह से हुआ है? इंटरनल। तो इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पाथ स्ट्रेट लाइन था, तो अगर एक्सप्लोजन हो भी जाएगा तो भी पाथ अपना क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ गए बच्चों? तो अब मुझे बताओ, जैसे मान लो अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। वो कहां आके गिरेगा? सीधा इस पॉइंट पे। अब मान लो ये एक्सप्लोड होके दो हिस्सों में टूट गया, m/2 m/2, अब पाथ कहां आके गिरेगा? ए पे। मान लो 3 हिस्सों में टूट जाए, m/4 m/4 m/2, तब पाथ क्या होगा? तब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, यहीं आके गिरेगा। 10 हिस्सों में टूट जाए तब भी वही रहेगा, 100 हिस्सों में टूट जाए तब भी वही रहेगा। बस इसमें एक कंडीशन कि सारे पार्टिकल सेम टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करें। मान लो अगर वो कुछ ऐसे टूट जाता कि एक हिस्सा यहाँ चला गया, एक हिस्सा यहाँ चला गया, तो जब तक हवा में है तब तक तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तब तक दिक्कत नहीं। जब तक हवा में है तब तक पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन इस केस में क्या दिक्कत होगी कि ये जल्दी पहुंच जाएगा, तो जमीन से जैसे ही टकरा गया तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, फिर वो चीजें बदल जाएंगी। तो जब तक हवा में तब तक पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ही होगा। सेंटर ऑफ मास 100% यहीं आके गिरेगा या इसी लाइन पे चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो वो कुछ ऐसे टूट रहा है कि मान लो दो हिस्सों में टूटा, एक इधर गया एक इधर गया, तो ये जल्दी गिर जाएगा, ये बाद में गिरेगा। तो जब तक दोनों हवा में तब तक तो पाथ वही रहेगा, लेकिन टकराने के बाद चीजें बदल जाएंगी, टकराने के बाद चीजें बदल जाएंगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अभी बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों।
बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो ओरिजिन, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो पार्टिकल एक्सप्लोड इन 2 parts of m/3 and 2m/3. Particle explode in 2 parts of m/3 and 2m/3. Particle explode in 2 parts m/3 and 2m/3. First part strike ground at x equal to -8. First part strike ground at x equal to -8. Find coordinate of second part. Find coordinate of second part. तो बच्चों हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो एक साथ ग्राउंड को टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों दो हिस्सों में टूट गया। पहला पार्ट x इक्वल टू -8 पे आके गिर गया, दूसरा पार्ट कहाँ जाके गिरेगा वो निकालना है। सही है, किसने किया है? ओके, बताओ क्या किया। ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों समझो, मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चों XCM m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हर हालत में 0 होना चाहिए, क्योंकि उस पर तो अफेक्ट पड़ेगा नहीं। पहला मान लो m/3, वो कहाँ पे गिरा? -8। दूसरा 2m/3, उसका पता नहीं, अपॉन टोटल मास m, ये कट गया। 3 कॉमन आके 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x2 आ जाएगा 4। x2 कितना आ जाएगा? 4। तो प्रॉपर करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, बाकी जो आपने बताया वो भी ठीक है, कोई दिक्कत। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों इसी में एक और पैटर्न अपना बनता है प्रोजेक्टाइल वाला। एक और अपना पैटर्न बनता है प्रोजेक्टाइल वाला। जैसे मान लो बच्चों एक पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका, यहां आके गिर रहा है। मान लो बच्चों ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब मान लो बच्चों इसका मास m, और लेट से बच्चों वो 200 मीटर डिस्टेंस पे गिरने वाला था, 200 मीटर डिस्टेंस पे गिरने वाला था। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जैसे मान लो भी एक्सप्लोजन वगैरह कुछ हो नहीं रहा, तो पार्टिकल का पाथ क्या है? पैराबोलिक। अब मान लो एक्सप्लोजन हो जाता है, तब मैं पूछता हूं कि सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? और यही पैराबोलिक पाथ होगा। कब तक? जब तक कि कोई एक जमीन को स्ट्राइक नहीं कर रहा। अगर साथ साथ जमीन को स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमेशा यही पाथ रहेगा। बच्चों बताओ, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो
तो पार्टिकल कहाँ जाके गिरता? 200 पे। तो बच्चों फिर बताओ, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पार्टिकल कहाँ जाके गिरता? 200 पे। बच्चों मान लो अगर एक्सप्लोजन हो भी जाए तो सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ जाके गिरेगा? 200 पे, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, बच्चों इसमें आप लिख लो, पार्टिकल एक्सप्लोड इन टू इक्वल पार्ट, particle explode in two equal part at highest point of trajectory. Particle explode in two equal part at highest point of trajectory. At highest point of trajectory, one part strike at x equal to 150, one part strike at x equal to 150, then find coordinate of other part. One part strike at x equal to 150, then find coordinate of other part. तो बच्चों एक पार्ट इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, तब दूसरे पार्ट के कोऑर्डिनेट तुम्हें बताने। सही है बच्चों, 250 बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो इसमें बच्चों एजम्पशन यही मान के चल रहे हैं कि भाई दोनों एक साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करना है। ठीक है, तो बच्चों वही एक्सीएम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 200 होना चाहिए। पहले वाले का मास मान लो m/2, उसका कोऑर्डिनेट 150, दूसरे वाले का m/2 x2 अपॉन टोटल मास m। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वही होना चाहिए, m कट गए तो 200 बच्चों 75 प्लस x2/2। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x2 आ जाएगा 250। समझ गए बच्चों? तो बच्चों इसमें मान लो मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है, 3 पार्ट में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तरीका वही रहेगा, फाइनली वो 200 पे ही गिरेगा, इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। चेक करो बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन, तो 2 की जगह 3 हो 4 हो फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट वही रहेगा। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। ठीक बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूं। ठीक है ना? ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं, तो वो अपने होते हैं डिस्प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो हेडिंग बच्चों लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों समझते हैं। बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या रहता है वो हम देखते हैं। जैसे ये मान लो सिचुएशन, ये बच्चों मान लो प्लैंक, इसका मास कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M, इसकी लेंथ बच्चों L, लेंथ L। यहां मान लो बच्चों एक बंदा है, उसका मास M। ये पॉइंट बच्चों A, ये पॉइंट B। सरफेसेस बच्चों स्मूथ है, सरफेसेस क्या है? स्मूथ।
तो बच्चों अब एक बार सोच के बताओ, मान लो वो बंदा उस पे खड़ा है प्लैंक पे और वो चल के आगे जा रहा है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो प्लैंक बच्चों कहाँ जाएगा? पीछे। प्लैंक अगर बंदा आगे जाएगा तो वो स्मूथ सरफेस से प्लैंक कहाँ जाएगा? पीछे। क्लियर है? तो बच्चों इससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगला आप करना, एक बार इसे नोट कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, हाँ, या इसमें पहले लिख लो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन पर्सन रीचेस पॉइंट बी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन पर्सन रीचेस एट पॉइंट बी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन पर्सन रीचेस एट पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो बच्चों, समझो। ये इधर चलेगा तो प्लेन कहाँ जाएगा? पीछे। तो बच्चों बेटर ये रहता है कि आप हमेशा आगे मान लो, हालांकि चाहो तो पीछे भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे मान लो अभी इस पे एक ही बंदा है, कई बार 2-3 बंदे हैं, बोल दिया ये इधर चल रहा है वो इधर चल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो बेटर ये होता है कि आप आगे मान, अगर वो वाकई आगे जा रहा होगा तो आंसर अपने आप प्लस आ जाएगा, नहीं जा रहा होगा तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब वापस से समझो बच्चों, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को बच्चों एक सिस्टम मान लूं, तो बच्चों बताओ एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है? तो बच्चों ग्राउंड स्मूथ है तो एक्सटर्नल फोर्स अपने पास नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स अगर अपने पास नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो ही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही रहेगा। समझ गया बच्चों? ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो। तो डेल्टा एक्ससीएम क्या होता है? m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्लियर? अब बच्चों मैंने मान लिया कि बाद में ये प्लैंक ऐसे आगे आ गया, कितना आगे आ गया? d, और ये बंदा चल के यहां पहुंच गया, ये प्लैंक d आगे आ गया, बंदा चल के कहां पहुंच गया? इधर। अब बच्चों लिखते हैं, तो देखो डेल्टा एक्सीएम क्या होना चाहिए? जीरो। m1 मान लो बंदे का, तो बच्चों डायग्राम देख के बताओ बंदे का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? d, और ये लेंथ l, तो l प्लस d। अब प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्लैंक का केवल d, प्लैंक का तो d है, a पॉइंट यहां पहुंच गया d, अपॉन टोटल मास m प्लस m, वो जीरो हो गया। अब बच्चों ऐसे आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं, आगे सॉल्व करता हूं तो बच्चों देखना, जीरो इक्वल टू एम डी प्लस एम एल प्लस कैपिटल एम डी। तो डी बच्चों यहां से आ गया माइनस का एम एल अपॉन ये आंसर। एक बार बच्चों कर लो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं।
समझ गए बच्चों? ओके बच्चों, इसी में मुझे वापस बताओ, अगर मैं बोलता हूँ प्लैंक और मैन को एक सिस्टम मान लो, तो उस पूरे के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है? उस पूरे के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0। अब मैं पूछता हूँ प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, प्लैंक का। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ये जो निकाला है वो प्लैंक का ही है। प्लैंक इधर पीछे जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बताओ, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा? देखो वो L आगे चला, पीछे इतना चला, तो L माइनस एम एल अपॉन एम प्लस एम। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, तो सेकंड बच्चों इसमें लिख लो राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। देखो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, वो तो पता ही है। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट माइनस ये बता रहा है कि पीछे की तरफ इतना चला। अब पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखता हूं पर्सन का, तो पर्सन आगे L चला लेकिन प्लैंक पीछे खिसक गया। जैसे वो 10 आगे चला, ये 2 पीछे खिसक गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2। तो ऐसे ही बच्चों ये है। अब अगर मैं पर्सन का डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, तो वो बच्चों हो जाएगा L माइनस एम एल अपॉन, बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों इसी को अगर हम जनरलाइज वे में समझें, पहले इसे समझ लो, ये वाला समझ गए? अब बच्चों इसी के सिमिलर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही देख के आंसर बताओ। जैसे बच्चों ये है कैपिटल M, स्मॉल m, ये लेंथ L, ये स्लाइड करके इधर आ गए, बताओ ये कहाँ जाएगा? तो बच्चों बताओ ऊपर वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में कितना मूव किया? L। अब मैं पूछता हूँ ये कितना पीछे गया? सेम कंसेप्ट, सेम अप्रोच, आंसर भी वही आ जाएगा, माइनस का एम एल अपॉन एम प्लस एम। बिल्कुल वही फंडे लगाना। फिर इसी में बच्चों नेक्स्ट पैटर्न मान लो, ये क्वार्टर सर्कल है, M, कैपिटल M, रेडियस R, स्लाइड करके यहां आ गए, बताओ ये कहां जाएगा? पीछे। कितना पीछे जाएगा? माइनस का एम आर अपॉन एम प्लस एम। बिल्कुल वही सिचुएशन, माइनस का एम आर अपॉन एम प्लस एम। क्लियर? इसी को मान लो फुल कर दें। अब वो स्लाइड करके यहां आ गए, स्लाइड करके यहां आ गए, अब वो कितना पीछे जाएगा? इसी पॉइंट पे, फर्क ही नहीं पड़ा, सेम ही आ जाएगा। मान लो बच्चों स्लाइड करके इस साइड पहुंच गए, अब क्या करोगे? 2r, r की जगह क्या लोगे? 2r, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 2r। समझ गए ना बच्चों? अगर वो स्लाइड करके यहां आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल में कितना मूव किया? r, तो उस केस में तुम वहां क्या रखोगे? r। और ये स्लाइड करके यहां तक पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर गया? 2r, तो तुम यहाँ पे L की जगह क्या रखोगे? 2r। समझ गए बच्चों? तो इस तरह के जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो कैसे करने होंगे बच्चों, समझ पाए ना? बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब वापस समझो बच्चों, इसको एक फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो प्रॉपर मेथड मैंने सिखा रखा है उससे भी कर सकते हो। जैसे मान लो इस पे 2-3 बंदे हो, उसके लिए निकालना हो तो एक फॉर्मूला टाइप हम बना लेते हैं, तो मैं समझाता हूँ पहले। बच्चों जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में प्लेइंग का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, तो मुझे बताओ नीचे क्या है? m प्लस एम, यानी कि टोटल मास। नीचे क्या है? टोटल मास, टोटल मास। अब प्लेइंग को छोड़ के जो भी कुछ बच रहा है उसका मास, उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, उसका मास, उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। विथ साइन आप लिखते चलो, बाद में एक माइनस लगा दो, वो अपना आंसर। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों अगर इतना कर लिया ना, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला टाइप अगर लिखना हो तो वो ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
प्लैंक, तो नीचे आ जाएगा टोटल मास, ऊपर m1 डेल्टा L1 m2 डेल्टा L2 और एक माइनस अलग से। डेल्टा L1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, पार्टिकल हो पर्सन हो फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा L2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हो जाएगा वो। उस तरह से चलता रहेगा, समझ गए ना बच्चों? ठीक, प्लैंक, प्लैंक हो या कोई भी और ऑब्जेक्ट, हाँ प्लैंक पे कितना चला। बच्चों इतना क्लियर है? अब बच्चों जैसे आप अपने मॉड्यूल में देखो पेज 127 क्वेश्चन 13, एक बार अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? 127 क्वेश्चन 13, जिसका हो जाए वो फिर 20 नंबर कर सकता है। कर लिया बच्चों? बच्चों आपके ऊपर है, आप चाहो तो प्रॉपर मेथड से कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूले से। टू मैन मास 40 एंड 20 kg स्टैंडिंग ऑन ए बोर्ड 100 kg लेंथ 20 मीटर, ठीक है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट व्हेन बोथ पर्सन रीचेज मिडिल ऑफ बोर्ड। तो दोनों की दोनों मान लो मिडिल ऑफ बोर्ड में पहुंच गए, तब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है। कर लिया बच्चों? क्या आ रहा है बच्चों? ए देख लेते हैं बच्चों, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूं। तो बच्चों टोटल मास देखोगे 40 20 100 यानी कि 160, टोटल मास बच्चों 160। ये माइनस ऑलरेडी पहला मान लो 40 kg का है, बीच में जाएगा तो कितना चलेगा 10। दूसरा बच्चों 20 किलो का है, वो उस उल्टा 10 आएगा तो -10, ठीक है? तो बच्चों 400 में से 200 गए 200 विथ माइनस साइन, तो -200 अपॉन 160 माइनस का 5/4। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत है? समझ गए ना? माइनस ये बता रहा है कि वो बोर्ड पीछे की तरफ 5/4 चलेगी, यानी कि लेफ्ट साइड 5/4 चलेगी। बोलो नंदिनी कोई डाउट हो इसमें? ठीक है ना? देख लो आराम से, तो आंसर अपने पास बी आ जाना चाहिए, ठीक है ना? समझ पाए ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब जिससे हो गया वो 20 नंबर कर सकता, 20 नंबर इसी पेज पे। इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो बच्चों पूछ लो आराम से। ठीक, 20 नंबर बच्चों एक बार कर लो। तो इसमें बच्चों दिया है ए मैन वेइंग 80 kg इज स्टैंडिंग एट सेंटर ऑफ फ्लैट बोट एंड ही इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर। तो बच्चों मान लो ये बोट है
शोर इसके सेंटर पे बंधा है और 20 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका मास है 80 किलो और इसका मास है 200 किलो, ठीक है। He walked 8 मीटर on the boat towards shore. तो बच्चों वो इस पे 8 मीटर चला, इस पे 8 मीटर आगे की तरफ चला, ठीक है। How far from the shore at the end of time? तो बच्चों अब तुम्हें बताना है कि किनारे से कितनी डिस्टेंस पे। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? 200 किलो की बोट है, उसके सेंटर पे बंदा खड़ा है, बंदे का मास है 80 किलो, बंदे के सेंटर, बंदे की शोर से डिस्टेंस है 20। अब वो बोट पे 8 मीटर चल रही है आगे की तरफ, तो अब शोर से डिस्टेंस क्या होगी वो बताना है। जैसे बच्चों बताओ, अगर बोट रुकी होती, बोट मान लो रुकी हुई है, तो उसकी शोर से डिस्टेंस क्या होती? 20 तो अभी है, 8 चल लिया तो 12, सॉरी। तो बच्चों बाई चांस अगर बोट रुकी होती तो वो 8 चलता, तो डिस्टेंस कितनी हो जाती? 12। लेकिन बोट रुकी हुई तो है नहीं, वो आगे जाएगा तो बोट कहाँ जाएगी? पीछे। तो बोट कितना पीछे जाएगी वो और देख लो, बस कर लो, देखते हैं फिर। कर लिया बच्चों? आ गया? क्या आ रहा है सत्यम? देख लेते हैं बच्चों, अभी जो किया वही है। देखो टोटल मास बच्चों कितना आ गया? 280 माइनस इसका मास 80, इसका डिस्प्लेसमेंट 8, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो वो बच्चों कितना आ गया? 1 0 कट गया, 7 भी मतलब 2 टाइम्स कट जाएगा, 16/7, 2.20 बच रहा है, तो 7 3 21, 3 मान लेते हैं, 2.3 मान लेते हैं, ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? तो बच्चों अब समझो, 20 है, 8 आगे चला, 20 है 8 आगे चला, तो कितना बचा? 12। लेकिन बोट पीछे चली गई 2.3, तो 12 प्लस 2.3 टोटल कितना हो जाएगा? 14.3। फिर समझो, मान लो बच्चों जैसे बोट रुकी होती तो वो 8 आगे चलता, तो डिस्टेंस क्या हो जाती? 12। लेकिन बोट पीछे खिसक गई तो डिस्टेंस फिर से बढ़ गई। बोट पीछे कितनी खिसक गई है? 2.3, तो डिस्टेंस बढ़ के अब कितनी हो जाएगी? 14.3। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? नंदनी कोई डाउट तो नहीं? चले बच्चों आगे, ठीक है। फर्दर बच्चों इसमें आप देखो 132 पे 7th नंबर, जैसे बच्चों मैन कहीं मूव नहीं कर रहा है तो मैन और प्लेन को चिपका हुआ मान लो, ठीक है ना?
अब बस थोड़ा सा कर दो, क्या आ रहा है बच्चों? जीरो नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट इंडिविजुअल का तो हो ही सकता है। चलो बच्चों देखते हैं। क्या किया सत्यम तुमने? सही है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहो तो बताओ पूरे का टोटल मास कितना है? तो टोटल मास 4m माइनस, अब बच्चों रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लेन के रिस्पेक्ट में किसका हो रहा है? प्लेन का प्लेन के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही, मैन उस प्लेन पे चिपका हुआ मान, तो मैन का भी प्लेन के रिस्पेक्ट में जीरो। अब बचा केवल ब्लॉक, तो ब्लॉक लेफ्ट साइड 2 मीटर चलेगा, तो उसका मास m, डिस्प्लेसमेंट -2, तो बस 2/4.5, तो प्लस में आ रहा है, मतलब ये राइट साइड कितना चलेगा? 0.5। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरह की कई सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम चाहे तो पूरा बेसिक से कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और वरना हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न के हैं, तो एक बार घर पे कर लेना, ठीक है ना? फोर्थ, सेवंथ, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस एज ए होमवर्क रख लेना, इसी पैटर्न के हैं जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया, ठीक। बच्चों इसे हटा देता हूं फिर, ठीक है बच्चों, अभी इसे हटा देता हूं, ठीक। ओके बच्चों इसे हटा रहा हूं भी। अब बच्चों हेडिंग इस तरह से लिख लो, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बच्चों हमें पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स वो क्या होता है? dp/dt। अब मान लो बच्चों ये चीज जीरो है, तो dp/dt अपने पास क्या हो गया? जीरो। अब बच्चों बताओ किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होगा? कांस्टेंट का। तो यहां से p क्या आ गया? कांस्टेंट या कंजर्व। तो एक बार बच्चों इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों समझो यहां से क्या साबित हुआ कि अगर किसी पार्टिकल या सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर किसी पार्टिकल या सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो बच्चों एक लाइन लिख लो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, if net external force on a system is zero, if net external force on a system is zero, if net external force on a system is zero, then its momentum will remain conserved, then its momentum will remain conserved।
if net external force on a system is 0 then its momentum will remain conserved. क्लियर है बच्चों? तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम अपना क्या रहेगा? कंजर्व। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसको हम डायरेक्शन वाइज भी लगा सकते। मान लो अगर x डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो x का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बाकियों में भले ही बदलता रहे। y डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो y का कंजर्व रहेगा, भले ही बाकियों में कुछ भी होता रहे। z का कंजर्व है तो z के लॉन्ग, ऐसी मान लो इस लाइन के अलोंग अगर फोर्स 0 है तो इस लाइन के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसके अलोंग फोर्स 0 है तो इस लाइन के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कुल मिला के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आगे बच्चों एक पॉइंट और लिख लो आप, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स along a particular direction is 0, if net external force along a particular direction is 0 then momentum will remain conserved, in that particular direction. वापस रिपीट कर रहा हूं, if net external force in a particular direction is 0 then momentum will remain conserved in that particular direction. क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है ना? इसे मैं हटा देता हूं। तो बच्चों अब देखो, ठीक है बच्चों, मान लो जैसे ये कोई एक मास है, इसका टोटल मास मैंने बोल लिया m1 प्लस m2, टोटल मास m1 प्लस m2 रेस्ट पे है बच्चों। एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड होके बच्चों मान लो m1 और m2 में टूट गया। तो बच्चों मान लो अगर ये इधर जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? ये इस साइड जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? इस साइड। अगर मान लो ये इधर गया तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा। रीजन, पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना ही चाहिए। वो तभी हो सकता है, दो वेक्टर का समीशन तभी 0 होता है जब वो इक्वल अपोजिट हो। एक मान लो इस साइड गया तो इसको अब कहाँ जाना पड़ेगा? उस साइड। तो ये पक्का है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे। एक मान लो बच्चों ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट में तो दूसरा साउथ वेस्ट में। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों इस तरह से ये एक्सप्लोड हो गया। मान लो इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2, इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है, ओके। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, राइट रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन। राइट रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन। कर लो बच्चों। Right, ratio of their velocity and kinetic energy. कर लिया बच्चों? बोलो बच्चों, v1 by v2 क्या आ जाएगा?
और K1 बाई K2 मान लो, सही है बच्चों। मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे है 0, फाइनल मोमेंटम लेट से बच्चों ये प्लस तो ये माइनस, तो माइनस का m1v1 प्लस m2v2। तो बच्चों मैं यहां से डायरेक्टली लिख रहा हूं v1 बाई v2 m2 बाई m1। बच्चों पहले सिस्टम रेस्ट पे था, मोमेंटम 0, ये आ गया, बोलो कोई दिक्कत हो? अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का रेशो अगर मैं लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी का रेशो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों p² बाई 2m। अब बच्चों दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो अगर मैं यहां से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ, या बच्चों हाफ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहां से बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं K1 बाई K2 M2 बाई M1। इतना बच्चों समझ पाए? एक बार बच्चों चेक करके बताओ, अगर कोई डाउट हो, लग रहा हो फास्ट डिस्कस कर लिया हो तो चेक करो। समझ पाए बच्चों? चले आगे, अब समझो बच्चों। बच्चों एक बार मुझे फिर बताओ, इसके दोनों पार्ट समझ पाए? ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही देख के आंसर दो, लिखो मन, देख के आंसर बताओ, ठीक है? समझो, मान लो बच्चों जैसे ये 10 किलो का है, 5-5 किलो में टूट गया, बताओ वेलोसिटीज का रेशो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो मैं पूछता हूं टूटने के बाद किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सेम होगी, कोई दिक्कत? ठीक है, वापस समझो बच्चों। मैंने बोला कि भाई 2 किलो और 8 किलो में टूट गया, 2 किलो और 8 किलो में टूट गया। अब बच्चों बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? 2 किलो की। कितनी ज्यादा होगी? 4 गुना। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? 2 किलो की। कितनी ज्यादा होगी? 4 गुना। तो इस देखो, अगर रेशो निकालोगे m2 बाई m1, तो 8/2 4, यानी कि पहले वाले की एनर्जी दूसरे से 4 गुना हो। मान लो बच्चों 1 किलो और 9 किलो का में टूट गया, 1 किलो और 9 किलो में टूट गया। अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ठीक है, 9 टाइम्स होगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? समझ गए बच्चों? तो अब कंक्लूजन समझो, जब भी इस तरह की सिमिलर सिचुएशन होगी, जब भी इस तरह की सिमिलर सिचुएशन होगी, तो हल्के वाले की स्पीड ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के सेम होंगे। समझ गए? जैसे मान लो बच्चों 6 किलो का है, 2 और 4 में टूट गया, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कितने टाइम्स ज्यादा होगी? 2 टाइम्स। समझ गए ना? ठीक है, अब बच्चों वापस समझो, ये चीज समझ गए ना? ठीक। अब इसी को बच्चों वापस देखना एक बार। ये जो हमने किया है उसी को फिर देखना, दोनों में 1 ऐड कर रहा हूं। यहां से क्या आया? K1 प्लस K2 अपॉन K2, M1 प्लस M2 अपॉन M2। तो यहां से बच्चों इसको मैंने बोल दिया टोटल एनर्जी E K2, ठीक है ना? तो M1 प्लस M2 अपॉन M2। कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, यहां से देखते हैं, इधर गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ओके, इसे बच्चों लिखोगे तो M2 बाई M1 प्लस 1, M2 प्लस M1 अपॉन M1, ठीक है ना? ठीक है, तो बच्चों देखना M2 प्लस M1 अपॉन M1, तो यहां से K2 अगर मैं लिखूंगा तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू E
K1 बच्चों लिखोगे तो वो होगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू E। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले इतना कर लो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों समझो ये चीज क्लियर है ना। यहाँ पे बच्चों देखो K2 दूसरे की एनर्जी लिखनी है तो वो M1 के प्रोपोर्शनल है, 1 की एनर्जी लिखनी है तो वो M2 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ तक कर लिया ना। अब बच्चों इसका यूज कहाँ हो जाता है, जैसे इस तरह की सिमिलर प्रोसेस रहती है, समझना। आपको दे दिया जैसे ये M, ये स्प्रिंग कंप्रेस है 2M, मान लो स्प्रिंग कंप्रेस बाई x नॉट, के स्प्रिंग कांस्टेंट। आपसे पूछा हर एक की स्पीड बताओ, हर एक की काइनेटिक एनर्जी बताओ, कब बताओ, जब नेचुरल लेंथ में। तो बच्चों चलो एग्जांपल की तरह से ही कर लेते हैं, इतना ड्रॉ कर लो, मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ब्लॉक एट नेचुरल लेंथ, राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ब्लॉक एट नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो बच्चों समझो मान लो दोनों ब्लॉक है, लगभग वही सिचुएशन है, रेस्ट से छोड़ा है, तो बताओ अभी स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। नेचुरल लेंथ पे क्या होगी, 0, तो उसने अपनी एनर्जी इन दोनों को बांट दी, इन दोनों को बांट दी। अब उसकी जो एनर्जी है वो दोनों में बटेगी, दोनों में बटेगी, तो बताओ छोटा हिस्सा किसे मिलेगा, 2m को। तो मान लो अगर उसे x मिलता तो इसे कितना मिलेगा, 2x, और टोटल मिलके एनर्जी E, तो 3x इक्वल टू E, तो x इक्वल टू E बाई 3। तो बड़े वाले की अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ कि 2m, तो वो होगा E बाई 3, यानी कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 3, और छोटे वाले की लिखोगे तो इससे डबल हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हम रिलेट करके डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना ये होगा हम पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर तब भी वही आएगा, बट लेंथी पड़ेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली रिलेट करके कर सकते हैं कि भाई 2m वाले की एनर्जी ये आ गई, m वाले की कितनी होगी, इसका डबल। यही m 3m होते तो तुम x 3x लेते, समझ गए? और कुछ अजीब सा डेटा हो तो जो मैंने ऊपर बताया था वैसे कर सकते, समझ गए बच्चों? ऐसी बच्चों इसमें वापस अगर हम पैटर्न देखें तो वो ऐसा बनता है। ठीक है ना बच्चों, ये जर कैसे आ गया है, m मान लो, वापस से बनाता हूं,
जैसे मान लो बच्चों ये 3m है, ये m है, ये हाइट h, ये स्लाइड करके नीचे आ गया, तो बच्चों बताओ इसने अपनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस की? m मास का ब्लॉक पहले h हाइट पे था, नीचे आ गया, तो कितनी एनर्जी अपनी पोटेंशियल वाली कम की? mgh कम की। वो दोनों में बटेगी, वही फंडा है कि हल्के वाले को ज्यादा, भारी वाले को कम। तो बच्चों एक को x, एक को 3x, 4x इक्वल टू mgh, 4x इक्वल टू mgh। यहाँ अगर मैं बॉटम पे इनकी एनर्जी लिखता हूँ, तो मान लो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3m लिखता हूँ तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, तो mgh/4। ऐसी अगर मैं m वाले की लिखता हूँ तो उसकी कितनी हो जाएगी? मतलब 3mgh/4। समझ पाए बच्चों? अगर मैं बॉटम पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो वो ये निकल आएगी। समझ पाए ना बच्चों? थोड़ा सा फास्टली डिस्कस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी में बच्चों जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि मान लो यूरेनियम 238 है, उसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, तो बचा क्या? 234। टोटल एनर्जी मान लो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके हिस्से में कितनी गई, इसके हिस्से में कितनी गई, तो वही उस तरीके से निकल आता है। समझ गए ना बच्चों? तो किसके पास ज्यादा होगी? इसके पास। इसके पास कैसे लिखोगे? 234 डिवाइड बाई 238 इंटू 10। इसके पास क्या होगी? 4 डिवाइडेड बाई 238 इंटू 10। बच्चों ये एनर्जी निकल आई। अगर हमसे पूछा जाता है कि स्पीड बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी पता है तो स्पीड हाफ mv² से स्पीड निकाल सकते हैं। तो उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन में हम इसे यूज कर लेते हैं। तो इसमें दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि भाई हल्के वाले की स्पीड ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, बट मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मतलब सिस्टम रेस्ट पे हो तब, मूव कर रहा है, एक्सप्लोड हो गया, उसमें ये फंडा नहीं लगेगा। तो जो रिलेशंस होते हैं वो उसी सिमिलर सिचुएशंस में लगते हैं। बच्चों बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो खैर बच्चों फिलहाल इसमें हम इतना ही रखते हैं।